हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसमें से हमने वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, उसे बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया है। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको 2 मार्क्स के लिए दिया गया है ईच क्वेश्चन, ये आपको सेक्शन बी में पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चंस दिए। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी एचएससी 2021 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, यहाँ पे लाइक्स बढ़ते हैं, यहाँ पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, यहाँ पे कमेंट्स आते हैं, तो ये सभी बातें हमें मोटिवेट करती है। निश्चित रूप से हमारा स्पीड भी बढ़ेगा और जल्द से जल्द हर एक चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। देखिए, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये चैप्टर 12 मार्क्स के लिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर को है। ठीक है, 12 मार्क्स ये कम नहीं होती है आउट ऑफ 80 मार्क्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे है, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ and mod of a bar equals to 24. The vector b bar is directed due west and mod of b bar equals to 7. हमें mod of a bar plus b bar फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ज्योग्राफी में सीखा है, ये आपको पता है, भूगोल में हमने सीखा है, मैप के ऊपर हम जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शन देखिए किस प्रकार से लेते हैं। ऊपर लेते हैं हम n नॉर्थ, नीचे लेते हैं हम साउथ, इधर लेते हैं हम वेस्ट और इधर का साइड रहता है ईस्ट। इसी से वर्ड बनता है न्यूज़, NEWS, जो चारों दिशा की हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे क्या कहते हैं हम, न्यूज़, बातमी, बराबर है ना, इसी से बनेगा वो। नाउ लुक हियर, अब देखिए यहां पे हमें क्या दिया है, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, मतलब ऊपर जा रहा है। सपोज यहां पे हमने कंसीडर किया ये कहां जा रहा है, नॉर्थ, मतलब ऊपर जा रहा है। ओके, कितना है ये, 24, इसका लेंथ यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे 24 दिया है। सपोज इसे हम पॉइंट ए कंसीडर करेंगे, ये ओ से निकला है। फिर उसके बाद द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड टू वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर जा रहा है, ये नॉर्थ है, ये अब इधर जा रहा है। ओके, इसे कहेंगे हम पॉइंट बी यहाँ तक, और ये जो है ये वेस्ट है, हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम ये जो ओ ए है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट हम क्या कहेंगे, ओ ए बार इक्वल्स टू स्मॉल ए बार बी अ वेक्टर, किस प्रकार का वेक्टर, डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। ओके, एंड ओ बी बार इक्वल्स टू बी बार बी अ वेक्टर, ये किस प्रकार का वेक्टर है, ओ बी बार डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। ठीक है, ये वेक्टर बी बार है और ये वेक्टर ए बार है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हमने यहां पे क्या कंसीडर किया, हमें क्या दिया है प्रॉब्लम में, मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू 24 है और मॉड ऑफ बी बार इक्वल्स टू 7 है। ठीक है ना। मॉड ऑफ ओ ए बार, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, देयरफॉर मॉड ऑफ ओ ए बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू 24। ओके, फिर मॉड ऑफ ओ बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी बार इक्वल्स टू 7। अब इसे हम एक्सटेंड करेंगे, ओ बी इतना ही इसे, ओके, और इसे एक्सटेंड करेंगे और इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट सी है, कंप्लीटिंग। अब ओ ए और बी सी इक्वल है, ए सी और ओ बी इक्वल है, देयरफॉर कंप्लीटिंग पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं हम। कौन सा पैरेललोग्राम, ओ
ए सी बी। ठीक है, हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्करेंट। अगर ये वेक्टर बी बार है और इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है तो इसकी भी डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी, वेक्टर बी बार मिलेगा। सिमिलरली ये वेक्टर ए बार रहेगा। ठीक है, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं इस डायगोनल को और इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं ए बी को। ओके, नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए। अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखिए, ध्यान दीजिए फिगर में, ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी। ट्राइंगल सपोज हमने ओ बी सी लिया, तो ट्राइंगल ओ बी सी में देखिए हमें क्या मिलेगा, ओ सी बार इक्वल्स टू ओ बी बार प्लस बी सी बार। ठीक है ना, ओ बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू ओ बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू ओ सी बार। हमने क्या यूज किया है, ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज किया है। ओके, इसका मतलब ओ सी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, व्हाट इज ओ बी बार, ओ बी बार इज बी बार and OC bar is A bar, therefore mod of OC bar equals to mod of, चाहे तो हम A bar plus B bar इस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कॉन्करेंट होते हैं। डायगोनल्स, ध्यान दीजिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्करेंट। ओके, इसके डायगोनल्स कॉन्करेंट रहते हैं। इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ बी ए बार मतलब डायगोनल बी ए का लेंथ और डायगोनल ओ सी का लेंथ सेम रहेगा। ओके, इसका मतलब मॉड ऑफ बी ए बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट कर लेता हूँ, लिखने के लिए हमें सही रहेगा। इसे इस प्रकार से सेपरेट कर लेता हूँ, चाहे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे इस प्रकार से लेते हैं। ओके, देखिए, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ओ बी ए, राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए। ओ बी ए मतलब बी ओ ए भी लिख सकते हो आप, राइट एंगल ओ के पास है तो इसे चलिए इस प्रकार से लिखते हैं ए ओ बी। ये राइट एंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी में हम क्या ले सकते हैं, देखिए, ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसे ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बाय क्या यूज किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज बी, इसको फिर से इस प्रकार से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ओ ए स्क्वायर चाहे तो। व्हाट इज मॉड ऑफ बी ए बार, मॉड ऑफ बी ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ इक्वल्स टू मॉड ऑफ ओ बी बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ओ ए बार स्क्वायर। मॉड ऑफ बी ए बार क्या है, यह है मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। मॉड ऑफ ओ बी बार हमारे पास कितना है, 7, 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 49। मॉड ऑफ ओ ए बार कितना है, 24, 24 का स्क्वायर कितना रहेगा, 576, तो ये मिलेगा 625, 625 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का वैल्यू हमारे पास रहेगा 25 यूनिट्स। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार फाइंड करना था, तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का वैल्यू हमारे पास 25 यूनिट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। ओके, और इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। देखिए यहाँ का थीम क्या रहेगा हमारा, हम क्या करेंगे, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। लुक हियर, मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, लेट P बार, Q बार, R बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स।
कौन कौन से पॉइंट्स, P, Q, R रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने ये पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर किए हैं पॉइंट्स P, Q, R के। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम P बार का वैल्यू ले सकते हैं। P बार इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। फिर यहां पे हम Q बार का वैल्यू ले सकते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। फिर यहाँ पे हम R बार का वैल्यू ले सकते हैं 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप। किस प्रकार से लेते हैं हम ये, हमें पता है i कैप, j कैप, k कैप आर द यूनिट वेक्टर्स प्रेजेंट ऑन x, y, z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, तो 4i कैप क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, 5j कैप y कोऑर्डिनेट, 2k कैप z कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट से हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है, इस पॉइंट से हमने ये पोजीशन वेक्टर लिखा है और इस पॉइंट से हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है। अब हमें क्या करना है, देखिए हम यहां पे पी क्यू बार का पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। पी क्यू बार का, पी क्यू बार इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है क्यू बार, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब पी बार, क्यू बार माइनस पी बार। व्हाट इज क्यू बार नाउ, क्यू बार इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, माइनस पी बार लेना है तो यहां पे रहेगा माइनस 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4i कैप माइनस i कैप। ओके, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं इसे, पी क्यू बार इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, 3i कैप माइनस 4i कैप माइनस i कैप, 2j कैप माइनस 5j कैप माइनस 3j कैप, 4k कैप माइनस 2k कैप प्लस 2k कैप, और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमें लेना है पी आर बार। पी आर बार इक्वल्स टू आर बार माइनस पी बार। व्हाट इज आर बार, आर बार इज 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप माइनस माइनस यहां पे लेना है हमें पी बार, मतलब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेगा माइनस 4i कैप, प्लस की जगह अगर यहाँ पे रहेगा माइनस 5j कैप और प्लस 2 की जगह माइनस 2k कैप, इस प्रकार से मिलेगा। देयरफॉर पी आर बार इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 5i कैप माइनस 4i कैप, इट विल बी 5i कैप माइनस 4i कैप। ओके, ये रहेगा i कैप। ठीक है, फिर इसके बाद 8j कैप माइनस 5j कैप, इट विल बी प्लस 3j कैप, ठीक से लिखा है हमने। फिर इसके बाद 0k कैप माइनस 2k कैप, इट विल बी माइनस 2k कैप। ओके, अब यहां से देखिए, सपोज अगर हमने माइनस साइन बाहर लिया तो ये माइनस i कैप होगा, ये माइनस 3j कैप होगा, ये प्लस 2k कैप होगा। समझ रहे हैं ना आप, यहां से हमने माइनस साइन बाहर लिया है। तो ये जो वेक्टर हमें दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट हमें दिख रहा है, एक्चुअली किसका वैल्यू है, पी क्यू बार का। तो हम पी आर बार इक्वल्स टू माइनस पी क्यू बार लिख सकते हैं, चाहे तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, या हमने फर्स्ट यूज किया है। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं पी आर बार इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू पी क्यू बार। ओके, ध्यान दीजिए, पी आर बार वेक्टर है, पी क्यू बार वेक्टर है, लेकिन -1 स्केलर है। व्हाट इज -1, इट इज द स्केलर। ऑल रियल नंबर्स आर स्केलर, सभी प्रकार के रियल नंबर्स क्या होते हैं, स्केलर। -1 रियल नंबर है, निगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब पी आर बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल मतलब पट, पी क्यू बार कितने पट है, -1 पट है उसके। ओके, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे हम कह सकते हैं पी आर बार इज अ स्केलर, ध्यान दीजिए, स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू बार। पी आर बार पी क्यू बार का स्केलर मल्टीपल रहेगा, इसका मतलब पी आर बार इज पैरेलल टू पी क्यू बार, पी आर बार पी क्यू बार को पैरेलल रहेगा। लेकिन देखिए, पैरेलल मतलब दो पैरेलल लाइन पे वेक्टर प्रेजेंट है, ये दो पैरेलल लाइन, इसके ऊपर ये दो वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे सपोज पी आर बार और यहाँ पे सपोज पी क्यू बार। लेकिन एक बात नोट कीजिए, ये भले ही पैरेलल है, लेकिन इनमें पॉइंट पी कॉमन है। कौन सा पॉइंट कॉमन है, पॉइंट पी कॉमन है। देयरफॉर हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, लुक हियर, बट
पॉइंट P इज कॉमन। PR बार PQ बार पैरेलल है लेकिन पॉइंट P कॉमन है, इसका मतलब ये दो डिफरेंट लाइन पे प्रेजेंट रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन, तो पॉइंट P यहां पे और पॉइंट P यहां पे ऐसे नहीं रह सकता है। मतलब क्या? पॉइंट P कॉमन है, इसका मतलब यहां पे PR बार PQ बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्या रहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स रहेंगे। ओके, अब ये दो वेक्टर्स किन पॉइंट से बने हैं? पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। अगर ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो ये दो वेक्टर्स जिन तीन पॉइंट से बने हैं वो तीनों पॉइंट भी क्या रहने चाहिए? कोलिनियर। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स कौन कौन से? P, Q, R आर कोलिनियर। इसलिए ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स क्या रहेंगे? कोलिनियर। और हमें यही प्रूव करना था, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। दूसरी मेथड से भी आप इसे प्रूव कर सकते हो, शो कर सकते हो। PR बार फाइंड कीजिए, PQ बार फाइंड कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे PQ बार PR बार फाइंड किया। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस लीजिए, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। जिन दो वेक्टर का क्रॉस जीरो वेक्टर रहता है उन दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो ये अगर पैरेलल वेक्टर है लेकिन इसमें पॉइंट P कॉमन है तो ये कोलिनियर होंगे, और अगर ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो इनके तीन पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। उस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको इस प्रकार से सॉल्व करके दिया है, आप उसे, मैंने जो सेकंड मेथड आपको बताया दोनों का क्रॉस लेके, आप उसे उस मेथड से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 इज इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। ओके, हमें वेक्टर्स के टू डायरेक्शन एंगल्स यहाँ पे दिए हैं। देखिए, हम डायरेक्शन एंगल्स कंसिडर करते हैं अल्फा बीटा गामा। लेट अल्फा बीटा गामा बी the direction angles of given vector। ओके, ये हम डायरेक्शन एंगल्स कंसिडर करेंगे। देयरफॉर अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री, बीटा का वैल्यू 60 डिग्री और गामा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, नाउ वी नो दैट, हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू रहता है 1। इसका मतलब cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ गामा, ये तो फाइंड करना है, cos स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल्स टू 1। देखिए, cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री मतलब 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि cos ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। cos स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। नाउ cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्रीज इट इज मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2। सेम प्रॉब्लम हमने इसके पहले भी सॉल्व किया है। ओके, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस यहाँ पे है cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए 1/2 प्लस 1/4 का अगर हम सम लेते हैं, ये 4 प्लस 2 अपॉन 8 इस प्रकार से मिलेगा, या फिर आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पे सपोज एलसीएम 4 लिया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलेगा। इस 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 ये 1 रहेगा, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर 2 प्लस 1 इज 3/4, 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 रहेगा। 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 माइनस 3 ये रहेगा 1/4। ओके, अगर cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1/4 है, चाहे तो आप इसे 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखिए, cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसका मतलब cos गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। ओके, देयरफॉर देखिए cos गामा इक्वल्स टू 1/2 और cos गामा इक्वल्स टू माइनस 1/2। देयरफॉर cos गामा इक्वल्स टू cos ऑफ
60 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, और कॉस गामा इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री। माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री। ओके, माइनस 60 डिग्री फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। तो इसका मतलब माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इज कॉस ऑफ 120 डिग्री। माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें गामा इक्वल्स टू 60 डिग्री मिलेगा, और यहाँ गामा इक्वल्स टू कॉस गामा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 120 डिग्री है, मतलब गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री रहेगा। तो गामा के दो वैल्यू हमारे पास रहेंगे, 60 डिग्री और 120 डिग्री। ये आपको समझ में आया? नहीं तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। पता है हमें, इसका मतलब माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। समझेगा नहीं? ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, मतलब ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए ये रहेगा फिर माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसका मतलब माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 120 डिग्री। तो हमने यही टर्म यहाँ पे अप्लाई किया है। माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री को हमने क्या लिखा है, कॉस ऑफ 120 डिग्री। इसका मतलब अगर कॉस गामा कॉस ऑफ 120 डिग्री है तो गामा का वैल्यू 120 डिग्री, यहाँ पे गामा का वैल्यू 60 डिग्री। तो हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। तो आपको देखिए दिखेगा ना, आपको नीचे लिखा, तो यहाँ पे लिखना है हमें क्या, लुक हियर, देयरफॉर हमें लिखना है थर्ड रिक्वायर्ड एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री और 120 डिग्री। इस प्रकार के दो एंगल रहेंगे। दिखता है आपको ये? ओके, दिख रहा है। ठीक है, 160 डिग्री और 120 डिग्री, ऐसे हमारे पास दो एंगल रहेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बॉक्स प्रोडक्ट पे हमें क्वेश्चन दिया गया है। सी बार 3a बार माइनस 2b बार, अगर ऐसा है तो प्रूव करना है बॉक्स ऑफ a बार b बार c बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ लुक हियर, हम बॉक्स ऑफ a बार b बार c बार, चाहे तो आप इसे a बार डॉट b बार क्रॉस c बार इस प्रकार से भी ले सकते हो। नाउ दिस इज इक्वल्स टू a बार डॉट, अब यहाँ पे b बार क्रॉस c बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। c बार हमारे पास है 3a बार माइनस 2b बार। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू a बार डॉट, ये b बार क्रॉस 3a बार रहेगा, फिर माइनस b बार क्रॉस 2b बार रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा a बार डॉट 3 इनसाइड द ब्रैकेट b बार क्रॉस c बार माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट b बार क्रॉस b बार। ऐसा हमने क्यों लिखा है? 3 स्केलर है, क्रॉस या डॉट ये सिर्फ वेक्टर के साथ ही लेते हैं, तो 3 के साथ तो क्रॉस नहीं बनेगा क्योंकि 3 इज द स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस 3 को हमने साइड में लिया है। तो b बार क्रॉस a बार, क्योंकि हमें दो वेक्टर का ही क्रॉस लेना है, तो हमने यहाँ पे लिया है b बार क्रॉस a बार, 3 को साइड में लिया है। फिर उसी प्रकार से 2 स्केलर है, इसको भी साइड में लिया, माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट b बार क्रॉस b बार। नाउ दिस इज इक्वल्स टू a बार डॉट, ध्यान दीजिए 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट b बार क्रॉस a बार माइनस 2 इंटू b बार क्रॉस b बार का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, हमें पता है दो सेम वेक्टर का मतलब, दो पैरेलल वेक्टर का मतलब, दो कोलिनियर वेक्टर्स का क्रॉस हमेशा कितना आता है, 0 बार। तो ये टर्म तो 0 बनेगा।
तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा, ए बार डॉट 3 इंटू बी बार क्रॉस ए बार माइनस ये 0 बार। अब ये टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रहेगा ए बार डॉट 3 बी बार क्रॉस ए बार। अब यहाँ पे भी 3 इज़ द स्केलर, तो देखिए हमें डॉट दो वेक्टर के बीच में ही लेना है, तो इस 3 को हम बाहर लेते हैं, तो क्या बचेगा अब ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार, इस प्रकार का टर्म रहेगा। ओके, नाउ लुक हियर, ये रहेगा बॉक्स ऑफ ए बार बी बार ए बार। समझ रहे हैं ना आप, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार ए बार। बॉक्स का डेफिनेशन हमें पता है, अगर बॉक्स में दो वेक्टर सेम रहते हैं या फिर दो वेक्टर कोलिनियर रहते हैं या फिर दो वेक्टर पैरेलल रहते हैं तो उनका बॉक्स 0 रहता है, ये हमने प्रॉपर्टी में देखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमें मिलेगा 3 इंटू 0। ओके, सिंस यहाँ पे दो वेक्टर्स सेम है तो 3 इंटू 0 का आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इस प्रकार से। या फिर आप डायरेक्टली, मैंने डॉट और क्रॉस लिया, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी उसे सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5, हमें यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार दिया है, साथ में ए बार डॉट बी बार लेस देन 0 है। ओके, तो हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। देखिए ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन हमें पता है, इट इज मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। ओके, अगर ए बार डॉट बी बार लेस देन 0 है, इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा लेस देन 0 रहेगा। अब हमें पता है मॉड ऑफ ए बार पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड ऑफ बी बार भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि मॉड ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उसका लेंथ फाइंड कर रहे हैं हम। ओके, तो अगर ये निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव नहीं है, तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ का कॉस थीटा लेस देन 0 चाहिए। कॉस थीटा इज लेस देन 0। ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ थीटा क्या है, लेस देन 0। अब देखिए ए बार डॉट बी बार हमारे पास है, तो हम मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा और इसका मॉड। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब मॉड ऑफ ए बार इज सिंपली मॉड ऑफ ए बार, अगेन मॉड ऑफ बी बार इज मॉड ऑफ बी बार, और इनटू हमें मिलेगा मॉड ऑफ कॉस थीटा। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ओके, अब इसी प्रकार से मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ये अगर हमें फाइंड करना है तो ये यहां पे रहेगा मॉड ऑफ, देखिए हमें ए बार क्रॉस बी बार का भी डेफिनेशन पता है, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। ए बार क्रॉस बी बार इज, ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन है मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, फिर यहां पे साइन थीटा और इनटू एन कैप। ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज हम मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अगर लेते हैं तो ये रहेगा मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा इंटू एन कैप, इसका मॉड। तो यहाँ हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, फिर उसके बाद मॉड ऑफ साइन थीटा, ओके, और मॉड ऑफ एन कैप का वैल्यू ये हमारे पास रहेगा 1। ओके, क्यों, क्योंकि एन कैप इज यूनिट वेक्टर, तो इसे कहते हैं हम सेकंड। ठीक है ना। मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप, इसका आंसर हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ साइन थीटा। ओके, नाउ लुक हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अभी हमें क्या दिया है देखिए, व्हाट इज गिवन हियर, ध्यान दीजिए, हमें दिया है ए बार डॉट बी बार का मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार और फिर यहाँ पे मॉड ऑफ कॉस थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू अगेन मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार और मॉड ऑफ साइन थीटा। ठीक है ना, मॉड ऑफ साइन थीटा, इस प्रकार से मिलेगा हमें। तो इसका मतलब
ये मॉड ऑफ ए बार कैंसिल होगा, मॉड ऑफ बी बार कैंसिल होगा, तो हमारे पास मॉड ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ साइन थीटा। ठीक है ना। इसका मतलब अगर सपोज ये कॉस थीटा हमने इधर ट्रांसफर किया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा मिलेगा, मतलब मॉड ऑफ टैन थीटा इक्वल्स टू 1 रहेगा। इसका मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, टैन थीटा इक्वल्स टू +-1। अगर मॉड हमने रिमूव किया, टैन थीटा इक्वल्स टू +-1, इसका मतलब क्या, टैन थीटा इक्वल्स टू अगर 1 रहा तो थीटा इक्वल्स टू π/4, और अगर टैन थीटा इक्वल्स टू -1 रहा तो थीटा इक्वल्स टू 3π/4। तो देखिए मॉड ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन थीटा अगर है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू या तो π/4 रहना चाहिए और थीटा इक्वल्स टू 3π/4 रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का थीटा 0 से बड़ा और लेस देन और इक्वल्स टू 2π, इस प्रकार से है। ओके, तो इसका मतलब थीटा या तो π/4 रहेगा या फिर थीटा 3π/4 रहेगा, क्योंकि हमें पता है, देखिए कॉस ऑफ π/4 1/√2, साइन ऑफ π/4 1/√2, ओके, साइन ऑफ 3π/4 1/√2, कॉस ऑफ 3π/4 -1/√2, लेकिन -1/√2 का मॉड हमें क्या मिलेगा, +1/√2। समझ रहे ना, यहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम यहाँ पे ये थीटा π/4 और थीटा 3π/4 ये वैल्यू किस प्रकार से आता है ये भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा नैरेट करने की ज़रूरत नहीं, एलॉबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमें क्या दिया है, लुक हियर, अगर हम थीटा π/4 लेते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू π/4, तो कॉस ऑफ π/4 और साइन ऑफ π/4 दोनों के वैल्यू 1/√2 मिलेंगे। इसका मतलब इस सिचुएशन में कॉस थीटा ग्रेटर दैन 0 आएगा, साइन थीटा भी ग्रेटर दैन 0 आएगा। लेकिन अगर हम थीटा इक्वल्स टू 3π/4 लेते हैं तो साइन ऑफ 3π/4 का वैल्यू 1/√2 ग्रेटर दैन 0 रहेगा, और कॉस ऑफ 3π/4 का वैल्यू -1/√2 लेस दैन 0 रहेगा। और इस केस में हमें देखिए कॉस थीटा हमें लेस दैन 0 दिया है, यहाँ पे कॉस थीटा हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/4 इज नॉट पॉसिबल। ओके, चाहे तो आप यहीं पे कह सकते हो, देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है, लेकिन हमें क्या दिया है, कॉस थीटा लेस दैन 0। ए बार डॉट बी बार, देखिए ए बार डॉट बी बार हम क्या, थीटा इक्वल्स टू π/4 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ए बार डॉट बी बार लेस दैन 0 है। ये आपको समझने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो देखिए कॉस थीटा लेस दैन 0 कब पॉसिबल है, कॉस थीटा लेस दैन 0 तभी पॉसिबल है जब थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3π/4। इफ थीटा इक्वल्स टू 3π/4, कॉस ऑफ 3π/4 इक्वल्स टू -1/√2 एंड दैट वैल्यू इज लेस दैन 0। कॉस थीटा क्या चाहिए हमें, लेस दैन 0 चाहिए। समझ रहे ना आप। देखिए थीटा अगर π/4 आता है तो ही कॉस ऑफ थीटा लेस दैन 0 मिलेगा। थीटा अगर π/4 है तो कॉस ऑफ थीटा ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है, साइन ऑफ थीटा ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहीं पे लिखता हूँ मैं, ज़्यादा नैरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बट हम क्या कहेंगे, समझ रहे ना आपको, बट वॉट, कॉस ऑफ थीटा इज लेस दैन 0, या फिर बट हम ऐसा कहेंगे, बट ए बार डॉट बी बार लेस दैन 0, दैट इज कॉस ऑफ थीटा इज लेस दैन 0। ठीक है ना। चाहे तो मैं इसे, देखिए इसे मैं फर्स्ट कहता हूँ, इसे मैं सेकंड कहूँगा और इसे मैं थर्ड कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहाँ लिखा था हमने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखा ही नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए था फ्रॉम, अब लिखेंगे थर्ड एंड सेकंड, या फिर सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। जस्टिफाई करना ज़रूरी है, आपको हर बात समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में हमने कॉस थीटा लेस दैन 0 लिया है।
तो देखिए थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 लेते हैं तो कॉस ऑफ थीटा ग्रेटर दैन 0 मिलता है, साइन थीटा ग्रेटर दैन 0 मिलता है, लेकिन ए बार डॉट बी बार लेस दैन 0 है, दैट इज कॉस थीटा लेस दैन 0 मिलना चाहिए। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 पॉसिबल नहीं रहेगा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या रहना चाहिए, 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमें थीटा का वैल्यू 3 पाई बाय 4 मिलेगा। हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज क्या रहेगा, 3 पाई बाय 4। 6 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 3, 2 एंड -1, 1, 2। ओके, देखिए अब हम यहां पे कंसीडर करते हैं क्या, लेट ए बार एंड बी बार बी द वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स है, बी द वेक्टर्स along the line whose direction ratios are क्या है, 1, 3, 2 एंड -1, 1, 2। ए बार और बी बार ऐसे वेक्टर्स है उन लाइन पे प्रेजेंट है कि जिन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1, 3, 2 एंड -1, 1, 2 है। ओके, नाउ लुक हियर, इसका मतलब हमें ए बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और उसी प्रकार से बी बार इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इन वेक्टर को देखिए, ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन हमें पता है, ए बार क्रॉस बी बार, इससे जो वेक्टर्स हमें मिलता है, सपोज ए बार और बी बार ये इस बोर्ड पे प्रेजेंट है, इस प्लेन में दो वेक्टर्स प्रेजेंट है, तो ए बार क्रॉस बी बार क्या रहता है, ए बार क्रॉस बी बार उस टाइप का वेक्टर रहेगा जो वेक्टर ए बार बी बार जिस प्लेन में प्रेजेंट है उस प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब इस टाइप का वेक्टर रहेगा। इन दोनों का क्रॉस हमें ये वेक्टर मिलेगा कि जो वेक्टर इन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर रहता है, यह है ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन पता है हमें। ओके, तो इसका मतलब ए बार बी बार अगर इस बोर्ड पे प्रेजेंट है तो इस बोर्ड को जो वेक्टर परपेंडिकुलर है वो रहेगा ए बार क्रॉस बी बार। देन व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द वेक्टर, ध्यान दीजिए, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय, ये किस प्रकार से लेंगे हम, उन दोनों का क्रॉस, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू, ठीक है ना, ए बार क्रॉस बी बार एक ऐसा वेक्टर हमें मिलेगा जो वेक्टर ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर का क्रॉस लेने का हमें डेफिनेशन पता है, हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर सेकंड रो रहेगा हमारा 1, 3, 2 और थर्ड रो -1, 1, 2। ठीक है ना, ये जो देखिए ध्यान दीजिए, ए बार ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स मतलब ये कोएफिशिएंट्स हमें लिखने हैं सेकंड रो में, सेकंड वेक्टर के लिखने हैं थर्ड रो में, और फर्स्ट रो में लिखने हैं हमें बेसिक वेक्टर्स। ओके, देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू, अब हमें क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 6 - 2 आई कैप, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 2 + 2 जे कैप, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 1 + 3 के कैप, क्योंकि 1 × 1 1, -1 × 3 -3, माइनस +3, एंड देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ए बार क्रॉस बी बार हमें क्या मिला है, -4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब ये ए बार क्रॉस बी बार कैसा वेक्टर है,
दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशोज आर 1 3 2 एंड -1 1, 2। ठीक है, अब ये वेक्टर इस प्रकार से है तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या रहेंगे फिर 4 -4 4। ओके, चाहे तो आप उसे 1 -1 1 इस प्रकार से भी ले सकते हो। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशोज, मैं DRS लिखता हूं, देयरफॉर द DRS ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर या फिर DRS ऑफ गिवन वेक्टर, द DRS ऑफ रिक्वायर्ड, मैं रिक्वायर्ड ऐसा लिख, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशोज मतलब DRS, डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन लाइन आर, ये डायरेक्शन रेशोज हम क्या ले सकते हैं 4 -4 4। चाहे तो आप इसे 1 -1 1 इस प्रकार से भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें A बार B बार C बार ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं पॉइंट्स A B C के, और साथ में दिया है 5A बार -3B बार -2C बार इक्वल्स टू 0 बार। अगर ऐसा है तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट C डिवाइड द सेगमेंट BA। पॉइंट C सेगमेंट BA को जिस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो हमें फाइंड करना है। देखिए हमारे पास दो प्रकार के फॉर्मूले हैं, एक है इंटरनल डिवीजन और दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है C बार इक्वल्स टू MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N, और यहां पे हम स्टेटमेंट क्या देते हैं, स्टेटमेंट को हमें बारीकी से देखना है। देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारा, पॉइंट C डिवाइड्स सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशो कौन सा M/N, ये हमारा यहां पे स्टेटमेंट रहता है। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला C बार इक्वल्स टू MB बार माइनस NA बार अपॉन M माइनस N। डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, और यहाँ का स्टेटमेंट क्या रहता है, C डिवाइड्स किसे, सेगमेंट AB, किस प्रकार से, एक्सटर्नली, किस रेशो में, इन द रेशो M/N। देखिए लिखते समय हमने MB बार और फिर बाद में NA बार लिखा, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट AB लिया। यहाँ पे भी पहले MB बार फिर बाद में NA बार लिखा, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट AB लिया है। अब उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें सेगमेंट BA करना है, सेगमेंट BA, यहाँ पे सेगमेंट AB है। सेगमेंट BA अगर लेना होगा तो MB बार पहले लिखना नहीं है, मतलब B बार पहले लिखना नहीं होगा, फिर पहले हमें लिखना होगा A बार। समझ रहे ना, इस डिफरेंस को बारीकी से हमें समझना है। लुक हियर, व्हाट इज गिवन हियर, अब जो दिया है उसे हम पहले कंसीडर करते हैं। गिवन 5A बार -3B बार -2C बार इक्वल्स टू 0। C बार को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो हम क्या करेंगे, -2C बार इक्वल्स टू, और पहले हमें क्या लेना है, अगर ऐसा लिखेंगे तो सेगमेंट AB होगा, हमें सेगमेंट BA चाहिए। ओके, तो इसलिए हम पहले लिखते हैं 5A बार और फिर बाद में लिखते हैं 3B बार। इन दोनों टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर करते समय पहले हमने लिखा A बार का टर्म, बाद में लिखा हमने B बार का टर्म। डिफरेंस आपको समझ रहा है, ठीक है। नाउ देयरफॉर, अब देखिए इस दोनों साइड को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2C बार इक्वल्स टू 5A बार -3B बार। दोनों साइड को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये प्लस माइनस होगा। नाउ C बार इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, 5A बार -3B बार, ओके, अपॉन रहेगा 2। नाउ देयरफॉर C बार इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं 5A बार -3B बार अपॉन 5 - 3। अब कंपेयर कीजिए, यहां पे इंटरनल फॉर्मूला लागू होगा या फिर एक्सटर्नल फॉर्मूला लागू होगा। यहां पे एक्सटर्नल फॉर्मूला देखिए सिमिलर दिख रहा है, और हमने पहले A क्यों लिखा, क्योंकि हमें सेगमेंट क्या चाहिए, BA चाहिए। देयरफॉर इससे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट, ध्यान दीजिए, पॉइंट C डिवाइड्स किसे, सेगमेंट BA को,
यहाँ पे हम ए बी लिखते थे, यहाँ पे हमने बी ए लिखा। सेगमेंट बी ई किस प्रकार से? एक्सटर्नली। क्यों एक्सटर्नली? क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस मिला है। एक्सटर्नली इन द रेशो, विच रेशो इज 5:3। देखिए यहाँ पे M/N, ये पहले लेते हैं फिर बाद में ये लेते हैं, उसी प्रकार से हमने 5:3 लिया है। तो यहाँ सेगमेंट पॉइंट सी सेगमेंट बी ए को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा कौन से रेशो में? 5:3 इस रेशो में। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, सिर्फ हमें इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला ठीक तरह से समझ के लेना है। ठीक है, अब देखिए आर एंड बी बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर ईच अदर, ऐसा दिया है और प्रूव करना है ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए बार माइनस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर। लुक हियर, हमें क्या दिया है? व्हाट इज गिवन हियर? ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर। ये दोनों वेक्टर्स क्या दिया है? परपेंडिकुलर ईच अदर। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या? डॉट की भाषा में इसे हम क्या कहेंगे? ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट इज 0। ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। ओके, अब चलिए हम इसे एक्सपांड करते हैं, LHS को लेते हैं। ये प्रूव करना है हमें, हम LHS कंसीडर करेंगे। क्या है LHS? यहाँ पे LHS इज ए बार प्लस बी बार स्क्वायर। तो ये रहेगा ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। ए बार डॉट ए बार इज मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर। ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार, अब ये दोनों भी सेम है, या फिर ए बार डॉट बी बार का वैल्यू 0, बी बार डॉट ए बार का वैल्यू भी 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, प्लस बी बार डॉट बी बार का वैल्यू मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। सिंस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार दोनों का मीनिंग सेम और इक्वल टू क्या रहेगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास है मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, इसे कहते हैं हम फर्स्ट। इट इज अवर LHS। उसी प्रकार से RHS इक्वल्स टू ए बार माइनस बी बार स्क्वायर, ये हमारे पास RHS है, ए बार माइनस बी बार स्क्वायर। तो ये रहेगा ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। ठीक है ना? एक्चुअली ए बार प्लस बी बार स्क्वायर मतलब क्या? आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार स्क्वायर। तो उसको हम मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार स्क्वायर। तो इसे क्या लिखते आएगा? ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस माइनस प्लस बी बार डॉट बी बार। नाउ ए बार डॉट ए बार इज मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर। ए बार डॉट बी बार का वैल्यू 0, बी बार डॉट ए बार का वैल्यू भी 0 प्लस बी बार डॉट बी बार का वैल्यू मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू कितना है? 0, बिकॉज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए RHS हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, इसे कहते हैं हम सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा? RHS। मतलब ए बार प्लस बी बार स्क्वायर इक्वल्स टू ए बार माइनस बी बार स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 इज find the position vector of point R which divide the line joining the points P and Q whose position vectors are 2i cap minus j cap plus 3k cap and minus 5i cap plus 2j cap minus 5k cap in the ratio 3:2 internally externally। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट P बार Q बार R बार be the position vectors of points। कौन कौन से पॉइंट्स? P Q R, ये PV मतलब पोजीशन वेक्टर। ओके, रिस्पेक्टिवली
ठीक है ना। अब फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है हमें, पॉइंट आर। देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, पॉइंट आर डिवाइड्स किसे, सेगमेंट पी क्यू इंटरनली इन द रेशो क्या दिया है, इंटरनली इन द रेशो 3:2। हमें इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला है, तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, सेगमेंट पी क्यू है, ध्यान दीजिए, पी का पोजीशन वेक्टर पी बार, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू बार, और यहाँ पे जो आर है इसका पोजीशन वेक्टर है आर बार, और रेशो क्या है 3:2। हम क्या करते हैं फिर, 3Q बार, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला 3Q बार प्लस यहाँ पे 2P बार अपॉन क्या रहेगा 3+2। नाउ देयरफॉर आर बार इक्वल्स टू P बार का वैल्यू 2i कैप 3 इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2 इंटू, सॉरी Q का ये है, हमने P बार और Q बार लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, ठीक है जाने दीजिए, क्योंकि 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है ये, सॉरी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, मतलब इसको 1 मार्क और इंटरनल डिवीजन को 1 मार्क और एक्सटर्नल डिवीजन को 1 मार्क। तो यहाँ पे ये वेक्टर लिखना पड़ेगा -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस, क्योंकि ये क्या है Q बार और ये है P बार, 2 इंटू, अब P बार का वैल्यू कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k cap and this whole term divided by 5. Now therefore r bar equals to minus 15i cap plus 6j cap minus 15k cap plus 4i cap minus 2j cap plus 6k cap and this whole term divided by 5. Now therefore r bar equals to ये 1/5 inside the bracket देखिए क्या मिलेगा, -15i cap plus 4i cap, it will be -11i cap plus 6j cap minus 2j cap, ये रहेगा plus 4j cap -15k cap plus 6k cap, it will be -9k cap। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, हमें पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो हमने पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर ये लिया है, चाहे तो आप -11/5, 4/5, -9/5 ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए हमें पॉइंट आर नहीं फाइंड करना है, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा आर बार, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर। सिमिलरली सेकंड में हमें क्या दिया है, एक्सटर्नल डिवाइड करता है, तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, आर बार इक्वल्स टू, सिंपली प्लस की जगह माइनस लेना है, 3Q बार माइनस 2P बार अपॉन ये रहेगा 3 - 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू Q बार का वैल्यू इट इज़ -i। देखिए अब ये डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसे ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेना है, तो क्या मिलेगा देखिए -15i कैप प्लस 6j कैप माइनस 15k कैप, ये फर्स्ट टर्म, फिर माइनस यहाँ पे रहेगा -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। समझ रहे ना आप, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसे माइनस करना है, बाकी तो वही है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, सिर्फ इसे माइनस करना है हमें, ठीक है। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 - 2 मतलब क्या रहेगा 1। देयरफॉर ध्यान दीजिए आर बार इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -15i कैप माइनस 4i कैप, इट विल बी -19i कैप। ओके, फिर प्लस 6j कैप प्लस 2j कैप, ये रहेगा 8j कैप, ठीक है, -15k कैप माइनस 6k कैप, ये रहेगा -21k कैप। तो ये हमारा आर बार का वैल्यू, ये पोजीशन वेक्टर आर बार जब वो इंटरनल डिवाइड करेगा, ये आर बार जब वो एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, ठीक है। 1 मार्क के लिए ज़्यादा एलेबरेट करने की इसे ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप प्लस j कैप। देखिए हम a बार इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं j कैप प्लस 2k कैप और b बार इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे i कैप प्लस j कैप। नाउ लुक हियर, हमें पता है a बार क्रॉस b बार ये कैसा वेक्टर रहेगा,
ए बार क्रॉस बी बार दिस वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन पता है, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस एक तीसरा वेक्टर हमें ऐसा मिलता है जो वेक्टर जिन दो वेक्टर का हम क्रॉस लेते हैं उन दोनों वेक्टर को ये परपेंडिकुलर रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए बार क्रॉस बी बार हम फाइंड करेंगे, दिस ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर लेकिन परपेंडिकुलर, ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर ही है। इसी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन में या फिर अलोंग दिस जो यूनिट वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का मॉड, इन दोनों का अगर हम कोएफिशिएंट लेते हैं, दैट विल बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस बोथ वेक्टर्स। समझ रहे ना आप? तो इसलिए पहले हम ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है। देखिए, ए बार क्रॉस बी बार डिटरमिनेंट फर्स्ट रो होगा आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो ए बार के कंपोनेंट्स। ए बार के कंपोनेंट्स क्या है? यहाँ पे आई कैप नहीं है तो 0 लेना है, जे कैप का कोएफिशिएंट 1 और के कैप का कोएफिशिएंट 2। हमने क्या किया? ए बार के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखे। अब बी बार के लिखते हैं। देखिए, आई कैप का कोएफिशिएंट 1, जे कैप का कोएफिशिएंट 1 और के कैप का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 0। इसी प्रकार से ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू, देखिए ये रहेगा 0 माइनस 2 आई कैप माइनस 0 माइनस 2 जे कैप प्लस 0 माइनस 1 के कैप। डन। ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 आई कैप, 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, 0 माइनस 1 या फिर माइनस के कैप। तो माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप रहेगा। अब इसका यहाँ पे हम मॉड फाइंड करेंगे। मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? स्क्वायर रूट में यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर, अगेन प्लस 2 का स्क्वायर और फिर रहेगा माइनस 1 का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मॉड हम किस प्रकार से लेते हैं? उसके आई कैप जे कैप के कैप के जो कोएफिशिएंट्स है उनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? देखिए ध्यान दीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये √9 मतलब ये 3 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर्स। ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, ये हमें फाइंड करने हैं। चलिए इसे हम एन कैप कहते हैं और ये हम क्या ले सकते हैं? प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। क्यों? क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए बार बी बार को परपेंडिकुलर है। अगर अलोंग दैट वेक्टर, अलोंग दैट लाइन हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम वो वेक्टर और उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू हमारे पास है माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3। ओके, इसे अगर हम बाहर लेते हैं, ठीक है ना, तो माइनस साइन अगर बाहर लेते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे फिर -1/3 ऐसे लिखते आएगा। अगर माइनस साइन हमने बाहर लिया तो ये रहेगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इस प्रकार से देखिए 1/3 बाहर लिया है और यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया है। अब इस माइनस से प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस रहेगा और उस माइनस प्लस को प्लस माइनस लिखा तो भी चलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर रहेगा प्लस माइनस 1/3 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का जो थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हमें दिए थे, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छी तरह से इनके सॉल्यूशन को हमने सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जिन्हें HSC 2021 का एग्ज़ाम देना है, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, हमारे लाइक्स बढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर ये बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से
हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, हम मोटिवेट होते जाएंगे, हमारा स्पीड बढ़ेगा। क्योंकि देखिए डेडलाइन है इसके लिए, 23 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत पहले हमें ये क्वेश्चन बैंक के हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, कम से कम हर एक चैप्टर में मिनिमम 60 क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे हमें हर एक चैप्टर में। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अच्छी तरह से, डिस्कस भी करना है अच्छी तरह से। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा स्पीड भी बढ़ना ही चाहिए। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, ये स्पीड भी तभी बढ़ेगा जब हम मोटिवेट होंगे, जब हमें आप जैसे लोग इंस्पायर करोगे। तो ये किस प्रकार से आप इंस्पायर कर सकते हो, आप इन वीडियोस को अगर शेयर करोगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अगर आप इन वीडियोस को शेयर करोगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। अगर आप इन वीडियोस को शेयर करोगे तो देखिए हमारे कमेंट्स भी अच्छे आते रहेंगे। तो ये सभी बातें निश्चित रूप से, जैसे केमिस्ट्री के रिएक्शन में कैटलिस्ट काम करता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, तो उसी प्रकार से आप कैटलिस्ट हो। आपको 100% कोऑपरेट करना है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।